सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रज़वान को खुशामदीद कहती हूँ। अहम खबर आज की ये भी है कि आज काबीना का हंगामी इजलास बुलाया गया जिसमें आर्मी एक्ट में तरमीम की आज मंजूरी दी गई और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो आर्मी एक्ट में तरमीम की मंजूरी का जो मुसव्विदा है वो आज ही कौमी असम्बली के इस इजलास में पेश किया जाएगा और यहाँ पर मंजूरी ली जाएगी। और इससे कबल एक कमेटी बनाई गई है काबीना के अरकान की जो कि अपोजिशन के लोगों से मुशावरत करेगी और उनको एक पेज पर लाने की कोशिश करेगी कि जब आर्मी एक्ट में तरमीम का ये मुसव्विदा ये बिल जब पेश किया जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी किस्म की कोई गर्मा गर्मी ना हो। ये आज की कुछ हैपनिंग्स रही हैं और आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम की गई है काबीना की जानिब से, वो सुप्रीम कोर्ट के उस तफसीली फैसले की रोशनी में की गई है। शहबाज अहमद से मजीद बात कर लेते हैं। शहबाज, ये जो आज मंजूरी काबीना ने दी है, क्या इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज ही ये मुसव्विदा कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा? ये फैसला हो चुका है कि मुसव्वदा आज नहीं बल्कि जुम्मे को कौमी असम्बली इजलास में पेश किया जाएगा और हुकूमत और अपोजिशन ने फैसला किया है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो इजलास हुआ इसका हमने पहले भी जिक्र किया था, तो उसमें ये फैसला कर लिया गया कि कौमी असम्बली का इजलास जो है 10 जनवरी तक चलाया जाएगा और इसमें ये अपोजिशन को जो आर्मी तरमीमी एक्ट है उसका मुसव्वदा कल दे दिया जाएगा और हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है जो अपोजिशन से मुज़ाकरात करेगी। देखिए, कौमी असम्बली से तो सादा तरीके से मंजूर हो जाएगा लेकिन हुकूमत ये चाह रही है कि इसको मुतफ़िका तौर पर मंजूर करवाए। इसमें जो इन्होंने तरमीम की, मैं आपको बताऊं कि मुद्दा तौसीक़ के लिए है उसमें तरमीम की है और जो तरमीम की रोशनी में सर्विसेज रूल की दफ़ा 155 है उसमें तरमीम की मंजूरी दे दी गई है और इसमें जो है 4 रुकनी एक कमेटी बना दी गई है जिसको सरबराही करेंगे परवेज खट्टर जो कि सीनियर वफाकी वजीर हैं, वज़ीर दिफा हैं। उसके अलावा आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान और आदम सवाती इस कमेटी में शामिल हैं और जुम्मे को इसको बाकायदे तौर पर इसको जो है वो कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और हुकूमत चाह रही है कि जो रवां सेशन जो 10 जनवरी से चलना है इसी में इसको मंजूर करवा लिया जाए और यह हुकूमत की कोशिश है कि आइंदा हफ्ते इस पर बहस करवा के इसको मंजूर करवा लिया जाए इसको। और इसमें जो है तीनों सर्विसेज चीफ और जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ स्टाफ चारों का जिक्र किया गया और 3 से 4 शिक जो है उनमें तरमीम की गई है। बिल्कुल सही, 3 से 4 शिक हैं जिनमें तरमीम। और एक और जो हैपनिंग हुई है वो ये हुई है कि आज ज़ाहिर जब बिलावल भुट्टो ने पेशकश की थी MQM के लोगों को, वजारतों की, और ये कहा था कि आप हमारा साथ दें, वफाक से अलग हो जाएं, तो उसके बाद हमने देखा कि वफाक भी मुतहरिक हो गया और आज एक मुशावरती इजलास हुआ और उसके बाद अब ये खबर है कि एक राब्ता हुआ है जहांगीर तरीन का खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता और उनसे मुलाकात के हवाले से बातचीत की है। जल्दी ये मुलाकात होगी जो वफाक के वफ़द से होगी। ज़ाहिर इत्तेहादी आम इत्तेहादी इस पर ज़रा बात करते हैं। उज़मा कारदार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करी हैं और शाही जतोई साहब हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शाही साहब, मैं चाहूँगी पहले आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँ। ज़ाहिर है ये बिलावल भुट्टो ने जो पेशकश की थी, अब लगता ये है कि पेशकश की उसमें वफाक हरकत में आया है। इससे पहले वफाक को ख्याल नहीं आया MQM के मुतालबात का, उन सिफारिशात का, अब तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बातें की जा रही हैं। जी देखिए, ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने पेशकश की है इसका MQM को इस तरह फ़ायदा हुआ है कि वफाकी हुकूमत उनकी बात सुनने लगी है, लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा का MQM का आपस में कोई राब्ता नहीं हुआ है और ना ही पीपल्स पार्टी ने राब्ते के लिए कोई कमेटी कायम की है, ना ही MQM ने कोई राब्ते के लिए कमेटी कायम की है और ना लग रहा है कि मुस्तकबिल करीब में आइंदा चंद दिनों में इनके दरमियान कोई इस तरह की बात होने वाली है। MQM ये तासुर नहीं देना चाह रही है फ़िलहाल कि वो पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म के डायलॉग में इंगेज होना चाहती है। अलबत्ता वफाकी हुकूमत को ये पता चल गया है कि वो चंद सीटों पे खड़ी है, इत्तेहादी जमातों की चंद सीटों पे खड़ी है, BNM, MQM और एक दो छोटी जमातें, और उनको बिलावल भुट्टो की सिर्फ इस बात से जो है वफाकी हुकूमत को पता चल गया है कि उसकी स्ट्रेंथ असम्बली में क्या है और उससे अपने इत्तेहादियों को किस तरह साथ लेके चलना है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी MQM जो है वो PTI को या वफाकी हुकूमत को छोड़ने का कोई फौरी फ़ैसला करेगी। और ये फ़ैसला जो है इसमें शमूलियत का फ़ैसला भी उन्होंने बहुत सोच समझ के किया था और इसे छोड़ने का फ़ैसला भी वो अभी नहीं करेंगे। अगर हालात कुछ तब्दील होते हैं
और MQM ये महसूस करती है कि कोई मुल्क में वाकई कोई तब्दीली रोनुमा हो सकती है तो MQM फिर दूसरे ऑप्शन पे जा सकती है। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। शाहिद साहब मैं आपसे जाने बात हूँ, शहबाज अहमद से डिटेल ले लूँ फिर जरा तफसीलन आपसे बात करती हूँ। शहबाज अहमद हमें ज़रा इस हवाले से डिटेल्स देंगे। शहबाज, जो आज ही टेलीफोनिक रब्ता हुआ है जहांगीर तरीन का और खालिद मकबूल सिद्दीकी का, उसमें जहांगीर तरीन ने क्या गुफ्तगू की है और मुलाकात कब होगी हुकूमत की MQM के वफ्द से? जी शहबाज। गया है कि जो राब्ता हुआ है उसमें ये फैसला किया गया है कि जल्द मुलाकात होगी। अब ये डिपेंड करेगा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी इस्लामाबाद में कौमी असेंबली इजलास के लिए आते हैं तो आज या कल मुलाकात जो है वो हो सकती है। लेकिन इसमें जो जहांगीर तरीन से ने ये यकीन दहानी करवाई है वज़ीर आज़म की जानिब से कि MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मुतालबात है उनको दूर किया जाएगा। शहबाज आप साथ रहिए, अभी अमीनुल हक MQM पाकिस्तान से हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। MNA अमीन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा क्या अभी तक तो ये खबरें नहीं आई हैं? वसीम अख्तर साहब से हमारी बात हुई थी, वो भी कह रहे हैं कि हम पेशकश पर गौर नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपकी बात नहीं बनती तो क्या फिर बिलावल साहब की पेशकश पर गौर कर सकती है MQM? जिस अंदाज से और जो तरीक़ेकार इख्तियार किया था जलसे में खड़े होकर वजारतें देने का, तो हम MQM पाकिस्तान समझते हैं कि कोई संजीदा हमल नहीं था। अच्छा। और साथ साथ ये भी महसूस हो रहा था कि वो हुकूमत साजी की बजाय वफाकी हुकूमत को गिराने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो डेफिनेटली इस हवाले से MQM पाकिस्तान के अंदर एक शदीद रिजर्वेशन है और उस रिजर्वेशन की वजूहात भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसे कहते हैं कि 12 साल से सिंध की सियाह व सफेद के मालिक है और 1970 से लेकर 2018 तक गालिबन 7वीं बारी मुकम्मल कर दी जा रही है। तो होना क्या चाहिए था कि कराची तरक्की कर जाता या तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होता, लाड़काना तरक्की कर चुका होता। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले 12 साल से कराची का, हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया गया है। कराची और हैदराबाद के अवाम को पानी के बूंद बूंद को तरसाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम की कोई चीज कराची में नहीं है, बल्कि आज हम 21वीं सदी में रहते हैं। हम अगर लाहौर को देखते हैं, मुल्तान को देखते हैं, रावलपिंडी को देखते हैं तो वहाँ पे नजर आते हैं मेट्रो बस चल रही है, लेकिन सूबाई हुकूमत जो सिंध की उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अमीन भाई अभी आपको वफाक से इत्तेहाद करके क्या मिला? क्या कराची के लिए कुछ किया PTI ने? अच्छा, मैं मुकम्मल चले मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए पिछले 15 महीने से MQM पाकिस्तान वफाक के साथ है और हम ये देख रहे हैं कि क्या होने जा रहा है कि वफाक ने अगर 162 अरब रुपए देने का ऐलान किया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, तो हमारी अपनी जगह पर वहाँ पर रिजर्वेशन मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद हमें नजर आ रहा है कि ग्रीन लैंड का मंसूबा जो असली तौर पर ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत की बनती है, वफाक की हुकूमत मुकम्मल करने जा रही है। कराची के अंदर 4 फ्लाईओवर जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बन रहे हैं वो किसकी जिम्मेदारी बनती थी? सूबाई हुकूमत की, लेकिन वफाक हुकूमत के पैसे से बन रहे हैं। K4 का मंसूबा पानी का किसकी जिम्मेदारी थी? 100% सूबाई हुकूमत की, लेकिन 50% वफाक और 50% सूबा दे रहा है। तो हमें बहरहाल जिसे कहते हैं कि जो जिम्मेदारी सूबाई 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियार जिसे कहते हैं तालीम, सेहत, पानी, ये तमाम चीजें सिंध हुकूमत के पास थी, लेकिन ये देने को तैयार नहीं थी। इसी तरह बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिए, मेरी बात गौर कि देखिए 2013 में जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जो तरमीम की गई सिंध की हुकूमत से, और वो तमाम इख्तियार जो मुंतखब करदा बलदियाती नुमाइंदों के पास होना चाहिए, यानी इलेक्टेड बलदियाती नुमाइंदों के पास होना चाहिए था, वो तमाम इख्तियार सिंध हुकूमत अपने पास लीजिए। और अब KDA, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मतलब ये तमाम इख्तियार जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले थे वो सिंध हुकूमत ने अपने पास रखी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, NFC के जरिए NFC अवार्ड मिलता है वफाक से, 800 कुछ अरब रुपए सूबाई हुकूमत के पास आते हैं। होना क्या चाहिए था कि जब जो पैसे वफाक से आते हैं वो चीफ मिनिस्टर हाउस में एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह है अमीन साहब, लेकिन मेयर कराची हैं, आपकी जमा से ताल्लुक़ है, वसीम साहब, उन्होंने हमारे शो में बोला कि मुझे बहुत शदीद रिजर्वेशन है, जो मुश्किलात मुझे पेश आती हैं उस पर वफाक कोई हेल्प नहीं करता और वो रिजर्वेशन मेरी बरकरार है, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है अब तक।
यस, मैं उनकी इस बात को बिल्कुल सपोर्ट करता हूं कि यस, हमारी जो तरक्याती काम के हवाले से वफाकी हुकूमत ने MQM पाकिस्तान के साथ दावा किया था, वादा किया था। MQM पाकिस्तान उसकी जो रफ्तार है उसके ऊपर अपने रिजर्वेशन का इज़हार करते हैं। अच्छा। उन रफ्तार को, उन अमल को तेज किया जाए ताकि कराची के अवाम को वो तमाम समरात नजर आए। लेकिन आपको उम्मीद अभी भी है कि वफाक आपकी हेल्प करेगा? क्योंकि हम माजी में जिसे कहते हैं कि 3 मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलाई रहे हैं। जी बिल्कुल। और कराची के अवाम को, हैदराबाद के अवाम को, शहरी को सवाए मायूसियों के और कुछ नहीं मिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इसलिए हमें उम्मीद है कि वफाक हमारे पास, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि फ्लाईओवर का मसला हो, रोडों का मसला हो, पानी के पोल का मसला हो, या लियारी एक्सप्रेसवे का मसला हो, कौन कर रहा है? ये वफाक हुकूमत कर रही है। सही है, बिल्कुल सही है। अमीन उल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उज़मा साहिबा, ये आपने गुफ्तगू, अमीन साहब की भी गुफ्तगू सुनी और हमारे रिपोर्टर की भी आपने गुफ्तगू सुनी, लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर वफाक को जब होश आया, जब ऑफर आई बिलावल भुट्टो की, उससे पहले जो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो उनका 6 निकाती उनका मुतालबात थे MQM के, वो 15 माह में आप लोगों ने उस पर इतनी सीरियसनेस शो नहीं की। क्या वाकई सीरियस हो गया वफाक कि MQM के मुतालबात भी पूरे किए जाएंगे, कराची के मसाइल भी हल करेगा, वफाक साथ देगा? सुमैया, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इंक्लूड किया अपने प्रोग्राम में। देखें, ये जहाँ तक बिलावल का ताल्लुक है, ये एक सांस में कहते हैं कि हम जमहूरियत के अलम बरदार हैं और दूसरी सांस में ये ब्लैक मेलिंग पे उतर आते हैं। इन्होंने 12 साल से इनकी सिंध में हुकूमत है, इन्होंने जो सौतेलापन किया है कराची और हैदराबाद के साथ, वो अमीन साहब के आपने मुंह से सुन ही लिया है कि इनके पास 800 अरब आते हैं NFC अवार्ड्स के बाद, जो सूबे में जो फंड्स इनको दिए जाते हैं उसमें इनका फ़र्ज़ था कि ये लोकल बॉडीज़ और जो लोकल गवर्नमेंट है उसके हिस्से का जो फ़ंड है वो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको दें। उन्होंने एक ढेला नहीं दिया। और आप वफाक की बात कर रही हैं, अमीन साहब की ज़ुबानी आपने सुन लिया है कि जो ग्रीन लाइन है वो भी वफाक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उज़मा साहिबा, ग्रीन लाइन तो एक बड़ा मंसूबा है, यहाँ पर तो कचरा उठाने पर इतनी सियासत होती है। कराची तो लावारिस है, अभी भी उसको कोई वाली वारिस नहीं है। कराची में जब कचरा उठाने की बात आती है तो वफाक कहता है कि ये काम जो है वो सिंध का है, सिंध कहता है वफाक का है। फिर उसमें भी एक सियासत हम देखते हैं। जब गैस का मसला आता है तो गैस का मामला है, सर्दियाँ हैं, ये मामला भी एक दूसरे पर डाला जा रहा है। तो रस्सा कुशी में तो कराची के अवाम का नुकसान ही नुकसान। देखें, नहीं सुमैया, देखें, आप NFC अवार्ड के बाद या तो ये पैसे जो हैं वो वफाक के पास रहने दें, सारे पैसे तो ये लोग ले लेते हैं, वफाक ज़रा भी कटौती करता है तो ये इनकी चीखें निकलनी शुरू हो जाती हैं। और जब पैसा इनके पास आ जाता है तो ये ओमनी अकाउंट में और जरदारी अकाउंट में और बैरिया अकाउंट में देने की बजाय इससे बेहतर है कि कराची के और सिंध के अवाम के ऊपर लगाएं। ठीक है, वो कहते हैं हमें पहले ये ब्लेम गेम आखिर कब खत्म होगा। ब्रेक हम शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाजरीन, तो हम जरा बात करेंगे कि नए साल में तोहफे क्या क्या दिए हुकूमत ने आवाम को, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और आज साल का पहला दिन है और आज ही मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि ये जो साल है इसमें आपको खुशखबरियाँ देंगे, ये खुशहालियों का साल होगा। एक ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि एक आम आदमी की खुशहाली का साल होगा और जिन मुश्किलात का आपने सामना किया वो मुश्किलात नहीं होंगी। फिलहाल जो आज की खबर है वो ये है कि ये जो ट्वीट है, ये जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, इस ट्वीट के तनाजुर में हमें लगता है कि ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा तो ये कहती हैं कि ये साल खुशियों का, खुशखबरियों का होगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, अल्लाह करे कि ये हुकूमत खुशखबरियाँ ही दे। लेकिन जो 3 खुशखबरियाँ हैं, ये 3 तोहफे हैं इस साल के, वो ज़रा मैं आपको बता देती हूँ। पहला तोहफा दिया है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके और 25 पैसे की, आपको याद होगा नाज़रीन, कमी की गई थी और अब जो इजाफा किया गया है वो है 2 रुपये 60 पैसे का पेट्रोल की कीमत में। दूसरा इजाफा नेपरा ने बिजली की कीमत बढ़ा के किया है और तीसरा इजाफा एक आम आदमी के लिए किया गया है। तोहफा है एक आम आदमी को कि आटे की जो बोरी की कीमत है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है।
फिलहाल ज़रा 9:30 पर जो एक महंगाई का बम गिराया है आवाम पर हुकूमत ने, उस पर बात करेंगे। और जो महंगाई का एक नया तूफान इसके बाद आने वाला है, उस पर आवाम का रद्द-ए-अमल क्या है, ज़रा पहले आप वो देखिए फिर बात करते हैं। उज़मा साहिबा, ये वो गरीब आदमी है, ये वो आम आदमी है जिसने आप लोगों को इसलिए वोट दिया था कि आप उनका ख्याल करेंगे। आप लोग नए साल पर ये तोहफा दे रहे हैं। सुमैया, ये गरीब अमीर की बात नहीं है। हमारे घरों में भी गैस नहीं है। मैं मॉडल टाउन में रहती हूँ, बड़ा पॉश इलाका है, लेकिन हमारे भी चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। गैस का एक कतरा नहीं है, क्योंकि गैस को इतना मिसमैनेज किया गया है, इतना ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। आप एक गरीब आदमी को अपने आप से कंपेयर कर रही हैं। नहीं, कंपेयर की बात नहीं मैं कर रही हूँ। आप कह रही हैं ना गैस नहीं है। गैस का बहरान इतना शदीद है, वो पूरे मुल्क में गैस का बहरान इस वक्त हुआ है, क्योंकि सर्दी हो गई है। एक तो उसकी तलब बढ़ गई है, और उसकी वो सर्दियों में पेट्रोल बढ़ाने की रिवायत कब से आप लोगों ने रखी है? सारे लोगों को पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे सर्दियों में? देखें सुमैया, बात सारी ये है कि बड़े ये टफ फैसले हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सबसे ज़्यादा दुख होता है जब इस तरह की कोई बात होती है या कोई कीमतों में इजाफा करना पड़ता है। नहायत मजबूरी। पिछले 4 महीने में कोई इंक्रीज़ नहीं किया गया, पूरी कोशिश की गई कि इसको कम रखा जाए, लेकिन आपका जो फंडामेंटल इकोनॉमी के वो इतने ख़राब हैं कि उनको ठीक करने में ये सारी, क्योंकि ज़रिया आमदन हुकूमत का कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, लेवी टैक्स के अलावा। आप मुझे ये बताएं, यही ज़राए आमदन है आवाम की जेब से निकाल के आप लोग हुकूमत का कारोबार आवाम की जेब से निकाल कर उन्हीं को परेशान करेंगे। आप कह रही हैं कोई इजाफा नहीं किया गया। मैं आपको बताऊं, हर महीने पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, 25 पैसे की कमी की गई थी। शाहिद साहब, ये जो कर रही है हुकूमत, और हर माह हम देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है। 4 महीने में कोई इजाफा नहीं हुआ और कोई कमी भी नहीं हुई। 25 पैसे की कमी में कोई कमी नहीं होती। अच्छा, ठीक है, मैं आती हूँ आपकी जानिब। शाहिद साहब, ये आवाम की जो पैसे जेब से निकाले जा रहे हैं, इसका सवाल का जवाब कौन देगा? उस्मा साहिबा, मैं आती हूँ आपकी जानिब, जरा शाहिद साहब को भी इंट्रोड्यूस। देखिए, सिर्फ पेट्रोल में या उसमें इजाफा नहीं हुआ है, लोगों पे टैक्सों का भी बहुत ज़्यादा बोझ डाला गया है पिछले 1 साल में। बिल्कुल। अगर उस बोझ को काउंट किया जाए, उसमें शामिल किया जाए, तो गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। अब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो इक़दामात हैं, इससे ये महसूस होता है कि मईशत उनके कंट्रोल में नहीं है। अब तक उन्हें 1.5 साल की हुकूमत में ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में चीज़ें कहाँ से चलती हैं, ये डायनामिक्स क्या है, इकोनॉमिक डायनामिक्स क्या है, पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या है, ये हकीकत समझनी चाहिए। उन्होंने पिछली हुकूमतों को इसको ज़िम्मेदार करार दिया था। पिछली हुकूमतों ने आलमी मालियाती इदारों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ मज़ाहमत की थी, यहाँ कोई मज़ाहमत नज़र नहीं आई। ये ठीक है कि इस हुकूमत की मजबूरी है, इसी तरह पिछली हुकूमतों की भी मजबूरी थी। ये जो कर्ज़ों वाली मईशत है, पिछली हुकूमतों को भी मिली थी, इस हुकूमत को भी मिली है, लेकिन पिछली हुकूमतें जो हैं उन्होंने कुछ ना कुछ पॉलिटिकल विल शो की थी, कहीं ना कहीं मज़ाहमत की थी, कहीं ना कहीं डिक्टेशन लेने से इनकार किया था, कहीं ना कहीं आवाम को रिलीफ दिया था, और तो उन्होंने ऐसे इक़दामात किए थे कि लोग जो हैं इस तरह उनकी चीखें ना निकलें जिस तरह आज निकल रही है। लेकिन शाहिद साहब, ये जो बात हुकूमत करती है कि हमें तो खजाना ही खाली मिला, हमें तो किस्तें उतारनी थी IMF की, हम क्या करते हैं, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, और यही स्टेटमेंट अभी तक हुकूमत का है। जी, ये जो है हर हुकूमत कहती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी यही कहती थी, नून लीग की हुकूमत भी यही कहती थी। पाकिस्तान जिस ट्रैप में है, जिस जाल में फंसा हुआ है, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को नेशनल कंसेंसस पैदा करना होगा। बिल्कुल। जी बिल्कुल शाहिद साहब, इस हवाले से कौमी सियासी जमातों को एक कौमी इक़्तिसादी पॉलिसी बनाना होगी और इस ट्रैप से निकलना होगा। तीसरी दुनिया के कई ममालिक जो हैं इस अजाब से निकले हैं। हुकूमत को अकेले कुछ नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही। एक बड़ी नेशनल स्ट्रेटजी बनानी होगी इस सूरत हाल से निकलने के लिए। मैं आपको बता दूं कि अब आवाम की बर्दाश्त से ये सब कुछ बाहर हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही आवाम की बर्दाश्त से बाहर हो गया। और मैं चाहूँगी ज़रा एक और ख़बर पर भी आप रोशनी डालें। शाहिद साहब, हमने देखा कि मुलाकात हुई थी
असद उमर साहब की, और उसके बाद उन्होंने जो है मुलाकात के बाद गवर्नर सिंध से एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की। K4 मंसूबे पर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि K4 मंसूबा बड़ी मुश्किलात का शिकार हो गया था। याद है वो ये K4 मंसूबा वो मंसूबा है जिस पर वफाक ने बहुत तनकीद की और इन 15 माह में कई बार खुद वज़ीर आज़म भी K4 मंसूबे के हवाले से बात करते रहे। जब एंकर्स पर्सन से मुलाकात की थी उस वक्त भी K4 मंसूबे का जिक्र किया गया और ये कहा गया कि इसमें बहुत बड़ी करप्शन हुई है। आज K4 मंसूबे पर अगर वफाक ही कहता है कि हम इस पर बात करने को तैयार हैं, ताउन करने को तैयार हैं, हमारे साथ आ जाएं वज़ीर आला सिंध और बैठ कर बात कर लें, हम आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, तो ये जो तब्दीली है कैसे आई है? मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना PSDB का जो बजट है वो 50% कट कर दिया है। अच्छा। उनके पास तरक्याती बजट नहीं है। इन्होंने सिंध की तरक्की के लिए, ख़ास तौर पर कराची की तरक्की के लिए एक सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बनाई थी। एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत उन्होंने किसी को, एक्सपर्ट को दे दिया, अपने किसी चाहने वाले को एक कंपनी बना के दे दी कि जी आप हमें तजवीज़ करो कि ये मंसूबे कैसे बनेंगे और इनके लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, इनके लिए कैपिटल कहाँ से आएगा। ये कंपनी अभी तक कुछ नहीं कर सकी है। दूसरा, PTI और MQM की एक कराची ट्रांसफार्मेशन कमेटी बनी थी। कराची ट्रांसफार्मेशन कमेटी भी अभी तक कोई एक मंसूबा तजवीज़ नहीं कर सकी है। उनको भी पता है कि हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है। PSDB का बजट बिल्कुल भी नहीं है। 50% बजट कट हो चुका है और मुझे लगता है कि मज़ीद कट होगा, अगले 6 महीने में मज़ीद कट होगा। अच्छा। और कुछ भी नहीं है। आज जो असद उमर साहब ने K4 का बाकायदा ऐलान कर दिया कि मनसूबा मुश्किलात का शिकार है। हालांकि गवर्नर साहब ने खुद ऐलान किया था कि अगर सिंध हुकूमत इसके पैसे नहीं दे सकती तो ये मनसूबा वफाकी हुकूमत अपने पैसे से मुकम्मल करेगी। आज असद उमर साहब ने कह दिया कि ये मनसूबा मुश्किलात का शिकार है। दूसरी बात यह है कि ग्रीन लैंड के मनसूबे के हवाले से भी उन्होंने आज फिर डेडलाइन देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इस हवाले से मैं कुछ नहीं बता सकता कि ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा। यही तो बात है कि ये दो अहम मंसूबे हैं जिन पर कोई ख़ास एक मौक़िफ़ सामने आता ही नहीं है। ना सिंध हुकूमत का ना ब्रेक हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आगे उज़्मा साहिबा का भी मौक़िफ़ इस पर लेंगे और बात करेंगे कि आखिर ये जो आपस की रस्सा कशी है, जो आपस का ये दूरियाँ हैं, कब ख़त्म होंगी। इस ब्रेक के बाद जी जनाब, वेलकम बैक। और उज़्मा साहिबा का ज़रिए मौक़िफ़ लेते हैं। ज़ाहिर है अगर वफाक कोई संजीदगी वाकई तन दिखाना चाहता है तो फिर वो दिखानी चाहिए अमलन भी। ज़ाहिर है K4 मनसूबा है या ग्रीन लाइन मनसूबा है, ये वो मनसूबे हैं जो कि एक तबालत का शिकार हो गए हैं। कराची के अवाम बहुत परेशान है। उज़्मा साहिबा, अगर असद उमर साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कुछ संजीदगी वाकई दिखा रहे हैं तो अमलन ये मामला दिखाने वफाक को और मज़ीद कितना टाइम लगेगा? सुमैया, आपके एनालिस्ट ने आपको क्लियरली बता दिया है कि हम लोगों ने 50% जो है वो तरक्याती बजट भी हमें काटना पड़ा है। क्यों काटना पड़ा है? क्योंकि फंड्स कोई नहीं है। देखें, आप कह रहे थे कि जी पिछली हुकूमतों ने जो भी किया थोड़ी बहुत सहूलत तो दी, लेकिन उन सब्सिडीज़ का क्या फ़ायदा है जिससे अवाम मफलूज होकर रह जाए। 30,000 अरब जो इन्होंने कर्जे लिए थे कहाँ लगाए थे सुमैया? नजर तो आए ना हमें कि कहाँ लगे थे वो तो ये लोग मनी लॉन्डर करके बाहर ले गए। हम अब वो इकदाम कर रहे हैं जिससे खुद मुख्तार बनने की तरफ हम जा रहे हैं। अब गर्दिशी कर्जा आपका जो था 1200 जो हमें अरब मिला था नए ऑर्डिनेंस के बाद, तो आप लोग ये भी नहीं कर सकेंगे अब मैम, गर्दिश जो आप लोगों का मंशूर था अब तो आप लोग वो भी नहीं कर सकेंगे ना। हमारा अब जरा सुमैया आप मुझे बात तो मुकम्मल कर जी। देखिए, गर्दिशी कर्जा अब जो आपका पिछले साल 38 अरब था महीने का, अब श्रिंक होके 10 अरब पे आ गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपका करंट अकाउंट डिफिसिट 73% जो है वो श्रिंक हो गया है। आपकी जो टैक्स रेवेन्यू है वो 16% बढ़ गया है। आपका इंपोर्ट बिल जो है वो कम से कम 4 अरब डॉलर कम हो गया है और एक्सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता 5 से 6% बढ़ रही है। ये इंडिकेटर्स हैं मैक्रो, लेकिन इसमें आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है। और ये आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के होते हुए
जिनकी जो मेरे कहते हैं कि 1 रुपया टैक्स पेयर का मेरी ज़ात पे इस्तेमाल होता है तो मुझे दुख होता है। आप कैसे सोच सकती हैं कि वो जानबूझ के आवाम को महंगाई या इस तरह की मुश्किलात में डाल रहे हैं? वो खुद उनको अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए मुसलसल दिन रात वो मेहनत और चले हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि जो मुश्किलात हैं वो नए साल में अब कम हो जाएं, जो मुश्किल फैसले आप लोगों ने करने थे वो कर लिए। मुश्किल वक्त तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस 85% हमारे सिस्टम में है। ठीक है उस्मा साहिबा, वक्त की कमी है मैम, बहुत शुक्रिया आपका मैम, वक्त की कमी है, आम खबर भी शामिल करनी है, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के नाजरीन मुतादिद निजी स्कूल्स हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसकी वजह से कुछ स्कूल्स हैं आज खुद जो मौसम में सरमा की तातीलात थी उसमें इजाफा कर दिया था, लेकिन अभी भी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर इजाफा नहीं किया गया है। सूरत हाल क्या है, ये मामला अटका हुआ है, राव फरहान से जाने। राव फरहान, अभी कितने स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा कर दिया है और क्या निजी स्कूल्स कल से खुल रहे हैं, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी राव फरहान से राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। अलबत्ता आपको खबर ये बता दें कि जो सरकारी और निजी स्कूल्स थे उनमें सरकारी स्कूल्स के हवाले से जो ये कह दिया गया था सेक्रेटरी तालीम की जानिब से कि स्कूल्स खुलेंगे, स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा नहीं किया जाएगा। वालिदैन का ये मुतालबा था कि सख्त सर्दी है और इस सख्त सर्दी में हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। शाहिद तो साहब, ज़ाहिर सेक्रेटरी तालीम को भी इस चीज़ को, जो कि ज़ाहिर हकीकत जितनी सर्दी अभी कराची में है, ज़ाहिर ये बहुत ज़्यादा सर्दी है कराची वालों के लिए, तो क्या अभी तक खबर क्या सामने आई है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? आज मौसम सरमा की तातीलात ख़त्म होने के बाद पहले दिन आज स्कूल खुले, लेकिन हाज़िरी बहुत कम रही, ख़ासतौर पर प्राइवेट स्कूल्स में। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में तो हाज़िरी का तस्वुर ही नहीं है, बच्चे आए नहीं आए, वहाँ तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स में भी हाज़िरी बहुत कम रही। जहाँ तक वालिदैन के मुतालबे का ताल्लुक है, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने, उनकी अपनी एक तंजीम है, वो ये बात उनको पहुँचानी चाहिए थी गवर्नमेंट तक, डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स तक ये बात पहुंचानी चाहिए थी कि वालिदैन का ये मुतालबा है कि छुट्टियों में तौसी की जाए, लेकिन ये इस एसोसिएशन की तरफ से अभी तक कोई मुतालबा जो है हुकूमत तक नहीं पहुंचा है। सोशल मीडिया पे मुतालबात होते रहे, ख़बरें चलती रहीं कि सर्दियाँ बढ़ेंगी। 2 दिन पहले सेक्रेटरी तालीम ने ये बयान जारी किया था कि छुट्टियों में तौसी नहीं होगी, लेकिन अभी तक इस पे कोई गौर नहीं किया जा रहा है कि तौसी होगी या नहीं होगी। ठीक है, राव फरहान से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, जरा उनसे बात करते हैं। राव फरहान, कुछ निजी स्कूल्स खुल गए, सरकारी स्कूल तो आज से खुल ही गए, लेकिन कुछ निजी स्कूल्स ने खुद ये फैसला कर लिया कि वो स्कूल फिलहाल बंद रखेंगे, डिटेल्स क्या है आपके पास? जी, आज मुतअद्दिद स्कूल जो है वो बंद रहे, जबकि सेक्रेटरी तालीम एहसन मंगी की जानिब से ऐलान किया गया था कि 1 जनवरी से जो स्कूल है एकेडमिक दोबारा शेड्यूल वो शुरू हो जाएगा। जबकि मुतअद्दिद स्कूल ने सर्दी की शिद्दत के बाइस, क्योंकि आज दर्जे हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो इसको मद्देनजर रखते हुए स्कूल बंद रखने का ऐलान किया। और बेशतर स्कूल के अंदर जो है वो हाजिरी भी बहुत कम रही। बोल आज के स्कूलों के अंदर हाजिरी क्या रही है, कितने फीसद रही है? मलीर के बेशतर स्कूल थे जहाँ पे एक भी स्टूडेंट नहीं था, जबकि असातिज़ा मौजूद थे। तो ये मजमूई सूरत हाल रही कि सरकारी स्कूलों के अंदर भी हाजिरी जो है वो कम रही। उसी के साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल हैं, क्योंकि वो जो खुद मालकान है वो फैसला करते हैं, की जानिब से ये फैसला किया गया कि स्कूल 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। लेकिन ये कितने निजी स्कूलों ने फैसला किया राव फरहान, क्योंकि काफी बड़ी तादाद में निजी स्कूल हैं कराची में, तो तमाम स्कूल्स की इंतजामिया ने फैसला किया कि कुछ स्कूल्स बंद रहेंगे? जी, ये 40% से ज्यादा जो स्कूल हैं उनकी जानिब से ये फैसला सामने आया और मुतअद्दिद स्कूल जो है इंतजामिया ने ये एलामिया भी ये वालिदैन तक जारी किया कि 5 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे, जबकि 6 जनवरी बरोज पीर को जो है स्कूल मामूल के मुताबिक। इस हवाले से हमने डायरेक्टरेट प्राइवेट जनरल से राब्ता करने की कोशिश की गई, तो वो इस मामले से बिल्कुल लाइल्म नजर आए और उन्हें ये बताया गया कि आज मुतअद्दिद स्कूल बंद हैं और स्कूल इंतजामिया ने वालिदैन को ये मौक़िफ़ दिया है कि 5 जनवरी तक स्कूल बंद होंगे, जबकि 6 जनवरी को मामूल के मुताबिक खोले जाएंगे। तो डीजी प्राइवेट और डायरेक्टरेट
जर्नलिस्ट ने जो है वो लाइल्मी का इजहार किया और नुमाइंदे को ये बताया कि जो है हम इस हवाले से तफसीलात करते हैं, लेकिन हर जो है इस हवाले से कोई मौक़िफ़ जारी नहीं हो सका। जब इस हवाले से हमने जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनसे रब्ता किया तो उनसे पूछा गया कि आज स्कूल बंद क्यों है, तो प्राइवेट स्कूल्स की जो तंजीमें हैं एसोसिएशन, वो जाहिर है ये मामला पहले सेटल होने के थे। बहुत शुक्रिया राउफनान, आप हमें डिटेल दे रहे थे नाज़रीन। लेकिन ये हर मौसम सरमा में होता है कि जब सर्द होती हैं तो स्कूल्स खुल जाते हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और सेक्रेटरी तालीम से इनको चाहिए कि एक पेज पर आएँ और इस बात का पहले ही हल कोई निकाल लें ताकि माँ बाप जो हैं वो इस अजियत से बच सकें। इसी नोट के साथ इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। शाहिद तो साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।